देवियों और सज्जनों, मैं और पुष्पेंद्र जी यहाँ साथ पहले भी आए हैं 2-3 बार। पुष्पेंद्र जी कई बार हमसे ज़्यादा आए हैं। महाकाल के इस पावन भूमि पर हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हम तो मुसाफिर हैं। हम कई बार आए, हमारे बाद कई लोग आएंगे जाएंगे, हमारी तरह संबोधित करेंगे, लेकिन महाकाल तो अनंत काल से है और वो अनंत काल तक रहेगा। और मैं उस भूमि पे आया हूं। आपका ये शहर है। कई बार इस शहर को घोषित सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है और कहते हैं कि जहां सफाई होती है वहीं ईश्वर का वास होता है, और जहां नारियों की पूजा होती है वही देश महान होता है, वही देश प्रगतिशील होता है। और मैं इस भूमि पर हूं जहां पर अहिल्याबाई होलकर जैसे भारत की पुत्री ने जन्म लिया था। मैं मूल निवासी पटना का हूं और अभी वहां पे गंगा के किनारे, पूरे गंगा के फ्रंट पे एक बहुत अच्छा रमणीक एक पथ बना है, और जो जितने घाट हैं उन सारे घाटों का वर्णन, उसका इतिहास लिखा हुआ है। बड़ी रुचि से मैं उसको पढ़ा और मैंने अपने उसकी फोटोग्राफी भी की। कुछ आगे जाके एक घाट हमको मिला। हम सब बचपन से जानते थे, हम उसको रानी घाट के नाम से पुकारते थे। लेकिन अब इतिहास का सीमित ज्ञान कहिए या यूं कहिए कि हमको ये इतिहास ठीक से पढ़ाया नहीं गया। जब मैंने पढ़ा वो, तो पटना के रानी घाट को अहिल्याबाई होलकर महारानी ने बनाया था। तो मैं वो पढ़ के हैरान हो गया। फिर मैंने लोगों को कहा कि आखिर ये आप देखिए, तो जो लोग कहते हैं कि हम विभिन्न राज्यों में बटे हुए हैं, हम विभिन्न भाषाओं में बटे हुए हैं, हम विभिन्न हमारी संस्कृतियां अलग हैं, बिल्कुल झूठ। यहाँ की महारानी ने पटना में जाकर घाट बनाया था। ये मराठा अंपायर की वहाँ तक रीच थी। और 1780 में, देवियों और सज्जनों, आप सबको मालूम है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया था। आज जो आप मंदिर देखते हैं वो महारानी अहिल्याबाई होलकर का ही बनाया हुआ है। उसके 414 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ा था। उससे भी पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी का वो सेनापति था, उसने उसको मंदिर को ध्वस्त किया था। उसके बाद इल्तुमिश आया। इल्तुमिश के शासनकाल में एक गुजराती व्यापारी था, उसने उसका पुनः निर्माण किया। और उसके बाद आपको मालूम है सिकंदर लोदी आया कोई 50 साल के बाद। उसने फिर उसको डिस्ट्रॉय किया, उसकी बर्बादी की। फिर अकबर के ज़माने में टोडरमल द्वारा उसका पुनर्निर्माण हुआ। फिर औरंगजेब आया, उसने फिर मंदिर को ध्वस्त किया। और आखिरी में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण किया। तो ये देखिए, ये निर्माण और पुनः निर्माण और ये उसकी बर्बादी और उसकी आबादी,
उसको आबाद करना, उसको बर्बाद करना, ये हमारे समय का चक्र है। लेकिन भगवान शंकर वो अपनी जगह कायम है। आप मंदिरें ध्वस्त कर सकते हो, लेकिन एक सनातनी के दिल में जो मंदिर है उसको आप कभी ध्वस्त नहीं कर सकते। और इसीलिए ये संस्कृति, एक उर्दू के एक शायर ने कहा है कि ऐसा जलवा न देखा जो देखा खानाए दिल में, बहुत मस्जिद सर पटका बहुत ढूंढा बुत खाना। कि जो दिल के अंदर में हमारे मंदिर में जो जलवा है वो सनातनी के जलवे को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हमारे धर्म और मजहब में यही फर्क है। लेकिन ये पूरी बर्बाद होना और आबाद होना और उसका निर्माण और पुनर्निर्माण, ये एक अपने आप में एक संदेश देती है। और वो संदेश है कि वो एक प्रकार से वो बैरोमीटर है, एक तरह से मापदंड है कि ये जितनी मैंने आपको बातें बताई, कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुमिश से सिकंदर लोदी से अकबर से औरंगज़ेब और फिर अहिल्याबाई होलकर, ये आपको एक संदेश देती है कि उस समय कि इस दौर में सनातन का मनोबल कैसा रहा होगा। जब मंदिरें बनती हैं तो सनातनियों का मनोबल भी ऊंचा होता है, क्योंकि कोई भी अपने मंदिर को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। जब मंदिर आबाद होता है तो भारत की संस्कृति भी आबाद होती है। और अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में जब निर्माण किया, उस काम को आज अगर कोई आगे किसी ने बढ़ाया है तो वो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी और योगी ने उसका जो सौंदर्यकरण जो कर रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का, अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे, देखने का मौका मिला है, जो लोग नहीं जा पाए हैं वहां जाके देखे। फिर से एक बार काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा के तट को चूमने वाला है। तो मैंने इतिहास इसलिए बताया कि देखिए, ये मैंने कहा कि ये मनोबल का स्तर का ये मापदंड है। और आज इसी मनोबल के कारण आप में वो ऊर्जा है, आप में वो उत्साह है, और उसी ऊर्जा और उत्साह के कारण आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। ये जगह जगह हम लोग जा रहे हैं। मुझे कई बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बड़े अच्छे लोग आयोजन करते हैं, तमाम इंटरटेनमेंट की शामें होती हैं। लेकिन जब हम जाते हैं, आज जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, अब जबलपुर गए थे, पुष्पेंद्र जी तो हमसे ज़्यादा दौरा करते हैं, लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़े होके सुनते हैं। और मुझे भी नहीं मालूम है कि ऐसी क्या बात है कि हमको लोग सुनते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा काम है अध्ययन करना, विश्लेषण करना और आप लोगों के सामने आना। बाकी मेरा कोई जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। कोई मुझे ना किसी की वाहवाही चाहिए, ना मुझे किसी के क्रिटिसिज्म से मुझे डर लगता है। तो देवियों और सज्जनों, आप देखिए कि ये पूरी जो मैं इस पूरे अपने संबोधन में मैं भारत की तरफ, भारत के अंदर जो आंतरिक खतरे हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से मैंने ये विश्लेषण शुरू किया, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस शुरू किया,
कोई मुझे ये काम करते हुए कोई 18-20 साल हो गए इस काम को करते हुए। तो मैं देखता था कि पहले ये जितने ये भारत विरोधी ताकतें हैं वो सब अलग अलग आइसोलेशन में काम करती थी। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलता था, उसका असर आपके मेनलैंड पे नहीं होता था, मुख्य धारा पे नहीं होता था। जिहादिज्म था, कश्मीर में जिहादिज्म था, उसका असर नहीं होता था। उसके बाद आप ये माओवाद था, रेड कॉरिडोर था, लेकिन आपको इंदौर में बैठे बैठे शायद माओवाद की आग की गर्मी आप तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं, आपने देखा होगा कि ये सारी ताकतें ये इकट्ठा हो गई हैं। माओवाद, जिहाद, खालिस्तानी, चर्च, और इसका वो खुल के सामने आया। वो दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने दार्शनिक चश्मा पहन लिया हो और उसको देखने से हम उस दृश्य से हम अपने आप को बहलावे में करने का कोशिश किया हो, लेकिन वो खुल के सामने आए। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सामने आए, शाहीन बाग में सामने आए। शाहीन बाग के बाद वो किसान आंदोलन में उन्होंने मंच साझा किया। तो ये सारी ताकतें जो हैं आप देख रहे हैं, वो एक साथ जब से मोदी साहब आए हैं वो इकट्ठा होने की कोशिश की है। और इसमें कौन शामिल है? ये ताकतें कहाँ से प्रेरित हैं? ये पाकिस्तान, चाइना, मैंने आपको बताया, माओवाद, जिहाद, खालिस्तान, चर्च, इसमें आप जोड़ दें पाकिस्तान और चाइना। अब आप देखें कि एक भारत का नेता डोकलाम क्राइसिस के समय में चुपके वो जाता है वहाँ के राजदूत से मिलने, चाइना के राजदूत से मिलने। मानसरोवर जब वो जाता है तो वहाँ पे चीन का जो राजदूत है उसको वहाँ पे उसको कंडक्ट करता है। फिर ये नेता अपनी माता के साथ, विदेशी माता के साथ MOU साइन करता है चीन के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या ये संभव है कि भारत का या भारत, कोई भारतीय या कोई चाइनीज इस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी में चला जाए, इंडियन एम्बेसी में चला जाए बीजिंग में? मैं सवाल लोगों से पूछता हूँ। ये तमाम जो लिब्रांडो लोग हैं वो इस सवाल का जवाब दें कि क्या कोई शी जिनपिंग का विरोधी, पहली बात तो वहां विरोधी होते ही नहीं, न विरोधी पार्टी होती है, न विरोधियों को वहां टॉलरेट किया जाता है। तो क्या कोई विरोधी वहां पे वो जा सकता है वो वहां के राजदूत के पास? मेरा दूसरा सवाल कि क्या आप वहां पर किसी के साथ MOU साइन कर सकते हैं? मान लीजिए कोई शी जिनपिंग का कोई विरोधी पक्ष है, मैंने जैसा कहा होता है, क्या आप उसके साथ MOU साइन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि असंभव है। वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट। और फिर आप यहाँ पे, मैं ये तमाम टेलीविजन पे ये डिबेट सुनता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं ये तो सबको लिबर्टी है, ये हमारा जो प्रजातांत्रिक हमारा ये राइट है। तो
तो इसका हम क्यों ना फिर निष्कर्ष निकालें कि हमारे नेता जो है वो एक बहुत बड़ा तबका हमारी पॉलिटिक्स का वो पाकिस्तान और चीन के द्वारा नियंत्रित है। ये चुपके जाने का क्या मतलब था? ये MOU साइन करने का क्या मतलब था? सिर्फ ये कि आप ये समझते हैं कि चाइना की ये औकात है, या वो इस बात में वो समक्ष है कि वो आपकी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आपके कांग्रेस के नेता पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने कहा कि हमको मदद करो, तुम्हारी मदद चाहिए मोदी सरकार हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी जो एक बहुत बड़ा तबका, बिग चंक ऑफ योर पॉलिटिकल सेगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान? और ये किसको नहीं मालूम है साहब कि 26/11 किसने करवाया था? लुटियंस दिल्ली में बैठे बैठे लोगों ने करवाया था इसकी। तो इस बात को अब है क्या कि चीन इस कहीं तक उसने ये इस काम में वो सक्षम भी है। अगर आपने देखा कि मालदीव्स में उसने अपनी सरकार बनवा दी थी, नेपाल में उसने अपनी सरकार बनवा दी थी। अभी वो जो वहाँ की जो चाइनीज एम्बेसडर है नेपाल में, वो तो उनका जो घर है वो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसे लगता है जैसे ऑफिस हो। वहाँ पे तमाम ये प्रचंडा और ये आपके KP ओली और माधव नेपाल और ये ठाकुर, ये जितने ये लीडर्स हैं कम्युनिस्ट, उसके यहाँ डिसाइड होता है। वो इनमें समझौता करवाने की कोशिश करती है। क्या ये भारत में संभव है? अगर नेपाल के वामपंथी लोग वहां से नियंत्रित हैं इस प्रकार से, तो क्या आपके वामपंथी लोग नियंत्रित नहीं हैं? क्या ये विदेशी महिला जो हमारे यहां है वो नियंत्रित नहीं है? तो देखिए देवियों और सज्जनों, जो कश्मीर में आप देख रहे हैं, मैं कश्मीर में आप जो फिजिकल जिहाद देख रहे हैं, जो आप मुंबई में आपने देखा वो आर्थिक जिहाद है। फिजिकल जिहाद, अभी शोपियां, फिजिकल जिहाद और आर्थिक जिहाद के मैं दो नमूने आपको, मैं दो मिसाल देता हूं और बड़े ताज़ा वो मिसाल है। अभी 22 मार्च की बात है, शोपियां एक जगह है, ये कौल साहब है। शोपियां कौल साहब हिस्टोरिकली हैज़ बीन नोटोरियस फॉर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। आज से नहीं, 100 साल से। आप अगर लॉरेंस की किताब पढ़ें, लॉरेंस कमिश्नर होता था, उसकी किताब है कश्मीर के ऊपर में, मैंने वो किताब पढ़ी, 1890 वगैरह के आसपास की ये लिखी हुई किताब है। उसने इस बात का पूरा जिक्र किया है उसने कि सबसे पहले वहाबिज़म जो है वो शोपियां में उसने घुसपैठ किया। और उस समय जो ये वहाबी मुल्ले होते थे, उनका दर्शन ये था, उनकी दार्शनिक सोच ये थी, वो कहते थे कि वहाबिज़म के मुताबिक पत्नी के ऊपर पति का एक्सक्लूसिव हक नहीं होता है। ये लॉरेंस की किताब में कर रहा हूँ। तो उस समय वो घुसपैठ शुरू हो गया था। फिर धीरे 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 शोपियां जो है, आपको मालूम है, वो लश्कर तोयबा का वो गढ़ बन गया। और अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे 4 लड़के, जवान लड़के, वो एक गांव के घर में उन्होंने अपने आप को उसको अड्डा बनाया हुआ था। हमारी फौजों ने, सिक्योरिटी सुरक्षा सेनाओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। और आपको दाद देनी होगी हमारे सुरक्षा सेनाओं को कि उन्हें जिस संजीदगी से उन्होंने
उन्होंने काम किया अपना। वो नहीं चाहते थे कि गोलीबारी हो, ये लड़के जवान थे। उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बड़ी अपीलें की, मिन्नत की कि आप समर्पण कर दो। जब वो कामयाब नहीं हुए तब उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। एक जिहादी के परिवार को ले आए, उसकी पत्नी को, उसकी छोटी बेटी को, उसको बेटा को। ये 22 मार्च की बात मैं कह रहा हूँ। और उसने मिन्नत की कि पापा तुम आत्मसमर्पण कर दो। वो इनकार कर दिया आत्मसमर्पण करने से। उसने गोलियों की बौछार शुरू की। तब मजबूरन हमारी सुरक्षा कर्मियों को कार्रवाई करनी पड़ी और वो चारों मारे गए। उनकी जो करियर जो थी, उनकी जिहादी करियर, वो सिर्फ 6 महीने की थी, सिर्फ 6 महीने की। तो ये है, मैं फिजिकल जिहाद की बात कर रहा हूँ। ये फिजिकल जिहाद की बात मैं कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और देखिए अभी वहाँ कश्मीर में हमको इंटरनल सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वहाँ पे काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, कई दशक से चल रहे हैं। मुठभेड़ होते हैं, लोग मारे जाते हैं। एक जिहादियों का एक लाइफ स्पैन होता है। उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खतरनाक चीज़ है तो ये कि जिहादियों की ये कोशिश होती है कि इसको किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जामा पहनाया जाए। वहाँ के आईजीपी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कश्मीर में। वो कहते हैं कि हमको ये मुठभेड़ से हमको खतरा नहीं है, हमको खतरा है तो संगबाजों से, स्टोन पेल्टर्स से। क्योंकि आप इन जिहादियों, दहशतगर्दों के खिलाफ तो AK-47 आप इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकते हो, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर सकते हो, तमाम आपके पास जो असले हैं वो कर सकते हो। लेकिन आप ये संगबाजों के खिलाफ आप क्या करोगे? तो इसलिए जब प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं, स्कूलें बंद हो जाती हैं, अस्पतालों का जो संचालन है उसमें फ़र्क पड़ता है, पर्यटक नहीं आते हैं। और यही चीज़ें लोगों ने दिल्ली में करने की कोशिश की। और मुंबई में देवियों और सज्जनों भी यही करने की कोशिश की जा रही है। ये तो आपने फिजिकल जिहाद का देखा। लेकिन मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है मुंबई में। आपने फिलहाल हाल में जो कुछ भी देखा मुंबई में, वो कहीं इसके तार बाहर से जुड़े हुए हैं। और ये बात 93 के बाद से ये साफ लोगों को जाहिर हो जानी चाहिए थी कि ये मुंबई में जो हो रहा है इसके तार कहां से हैं। और इसके तार, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके तार वजह से शिंदे से पुलिस कमिश्नर से पॉलिटिशियन से दाऊद से लश्कर तोयबा से पाकिस्तान ISI। दर्जनों हमले हुए 93 के बाद। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे? क्या दाऊद इब्राहिम केवल एक कानून और व्यवस्था समस्या है? और मैं हमेशा कहता हूं कि दाऊद के हमारे राष्ट्रीय जिंदगी के 3 पहलू पर दाऊद का वर्चस्व है। और वो है क्रिकेट बैटिंग, बॉलीवुड और पार्शियली पॉलिटिक्स। और इसीलिए आपने जो फिलहाल ये इधर के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने देखा जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, जो ड्रग सिंडिकेट, जो बॉलीवुड सिंडिकेट, और ये सारे लोग जो ये सब पाकिस्तान और दाऊद द्वारा संचालित है। अब ये है क्या साहब? इस बात को आप लोग समझें
कि ये पूरा जो पैसा उगाई होता है, ये पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है ये पैसा उगाई का, इसमें हमारे नेता, इसका कुछ हिस्सा हमारे नेताओं तक जाता है। कुछ जो लोग, ये जितने आपको मैंने वज़े शिंदे इनका मैंने नाम लिया, ये दाऊद नेटवर्क को ही इस्तेमाल करते हैं ये पैसे के एक्सटॉर्शन के लिए। फिर यहां से पैसे उगाए जाते हैं, पैसे कुछ उसका हिस्सा पॉलिटिशियंस के पास चला जाता है और कुछ एक बड़ा हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान को, और उसी पैसे से आपके खिलाफ इतने सालों से जिहाद को सस्टेन किया जा रहा है। आप ही के पैसे से, इसी देश के उगाए हुए पैसे से आप ही पर हमला किया जा रहा है। यह है जिहाद का आर्थिक रूप। और इस आर्थिक जिहाद में चीन भी शामिल हो गया, पाकिस्तान से पहले तो शामिल था, क्योंकि आप जानते हैं सब कोई कि चीन हमको अपना स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर मानता है। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, और ये जो पूरा जो एक वेक्टर पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया गया है, पाकिस्तान को वो अपना वेक्टर चाइना को लोन देने में उसको कोई एतराज नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब ये गुत्थम गुत्थी चल रही थी हमारे ये लद्दाख सेक्टर में, उस समय आपने देखा होगा कि जो हमले जो थे चाइना के द्वारा, साइबर अटैक्स, वो सबसे ज़्यादा तेज हो गए। 12 अक्टूबर पिछले साल, 12 अक्टूबर 2020 की बात है, कई घंटों के लिए मुंबई में एक मैसिव ग्रिड फेलियर हुआ। मैसिव ग्रिड फेलियर हुआ, कई घंटों का, ट्रेनें रुक गई, अस्पताल जो सर्जरी हो रहा था कहीं कहीं पे वो इफेक्ट हो गया, पूरा जैसे जिंदगी जो है वो ठप हो गई। मैसेचुसेट्स में एक संस्था है जो कि इसको ट्रैक करती है ये साइबर अटैक्स को, उसने रेड समथिंग उसका नाम है, नाम है वो कुछ रेड ऐसी करके उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन मैसेचुसेट्स बेस्ड है यूएसए में। उसने इस बात की जानकारी दी कि ये चाइना के द्वारा एक मैलवेयर इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, और ये उस समय हुआ जब हमारी सरकार ने कई ऐप्स चाइना के बैन किए, और हमने उनसे कई मामलों में डीकपलिंग, जो इकोनॉमिक डीकपलिंग प्रोसेस है, उसको हमने वो प्रोसेस हमने शुरू किया। तो ये हमले तेज हो गए, और ये युद्ध यहीं तक नहीं रुका, ये युद्ध वहाँ तक गया। एक तो आप लोग जान लें कि ये जो सारे लोग, आप लोग मास्क पहने हुए हैं ना, और ये जो लॉकडाउन हो रहा है ये चाइना की देन है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये चाइना के द्वारा एक जैविक युद्ध है। दिस इज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर बाय चाइना। लेकिन ये बात कहने की किसी को हिम्मत नहीं होती है, पता नहीं, मैं टेलीविजन पे भी बोलता हूँ और मैंने फॉलो किया है। मैं ये एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले ये पैसिफिक रीजन में उनको क्रिपल करने की कोशिश की गई, यूएसएस अब्राहम लिंकन, रोनाल्ड रीगन को, थियोडोर रूजवेल्ट को, उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर मास्क लगा के घूम रहे हैं तो वो चाइना के कारण घूम रहे हैं। आज अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ है वो भी चाइना की देन है। और कहानी यही नहीं ख़त्म हुई। मैंने साइबर अटैक का मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ के सरकार के भी होम मिनिस्टर ने इस बात की की थी, हालांकि जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात से नकार दिया। लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका के एक फर्म ने नहीं, कई फर्म्स ने ये इंट्रोड्यूस किया जो इसको ट्रैक करते हैं कि ये चाइनीज़ के द्वारा ये अटैक था। तो देवियों और सज्जनों, ये बात यहीं तक नहीं रुकी। आपके पुणे में
जहाँ पे ये वैक्सीन्स बनाए जा रहे थे, उस पर फिजिकल हमला हुआ। फिजिकल हमले के बाद एक मैसिव साइबर हमला हुआ। तो आपके दुश्मन, मैं चीन की बात कर रहा हूं, वो आपको बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी दे रहे हैं, और जब आप उसके निजात का, उसका एंटीडोट बना रहे तो उस पर भी हमला दे रहे। और इनके साथ है कौन? इनके साथ पूरे जिहादी मिले हुए हैं। तो ये आर्थिक हमले में महाराष्ट्र की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है। अगर नेपाल में वो अपने मनचाहा सरकार बना सकता है, अगर मालदीव्स में वो मनचाहा सरकार बना सकता है, अगर म्यांमार में वो मनचाहा सरकार बना सकता है, वो दूसरी बात है कि हमने उसको उलट के रख दिया कई जगहों पे। अगर वो मनचाहा सरकार बन सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बना सकता? ये तो सब बिकने वाले लोग हैं। इन्होंने बचपन से ही ये माया नगरी एक ऐसी चीज है कि हर आदमी बिकने को तैयार है। उस माया नगरी से उठ के कोई जेएनयू चलाता है, उस माया नगरी से उठ के कोई शायरी और गाना लिखते लिखते बेगूसराय चलाता है, उस माया नगरी से उठ के कोई शाहीन बाग चलाता है, उस माया नगरी से उठ के कोई दाऊद इब्राहिम के पार्टी में नाचना शुरू कर देता है, उस माया नगरी से उठ के किसी की 2 फीट पानी में उसकी हत्या हो जाती है, उस माया नगरी में सुशांत राजपूत जैसे। तो इसमें बॉलीवुड, राजनेता, अभिनेता, ये सब शामिल हैं। मैं आपको एक ये मैंने उदाहरण, ये है आर्थिक जिहाद। अब ये जो फिजिकल जिहादी जो हैं, ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तो मदरसों में पैदा होते हैं। ये तो मदरसों में पैदा होते हैं, इनको वही सब कुछ सिखाया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है। लेकिन जो आर्थिक जिहादी जो हैं हमारे, आर्थिक जिहादी को दाऊद गैंग रिक्रूट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें आपके कोई सेगमेंट सरकार का नहीं है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको ना बिका हुआ। तो ये लेकिन आर्थिक जिहाद और इसके फिजिकल जिहाद में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ये कुछ दिन पहले की बात है कि देखिए भारत, ये दिल्ली के दंगों की गूंज किस तरह से तिहाड़ में सुनाई दी। आप इसका रीच और मानसिकता आप समझ लीजिए। अभी एक अखबारों में आपने खबर पढ़ा होगा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक अजीमुशान नाम का एक व्यक्ति, इस्लामिक स्टेट का ऑपरेटिव, वहाँ पर सज़ा काट रहा है, और एक दूसरा मोहम्मद सामी, वो भी इस्लामिक स्टेट का मौलवी है, और ये सब देवबंद के ये प्रोडक्ट है। और देवबंद ने ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई उन्होंने वो करते रहे हैं। उनका यही योगदान रहा है समाज को कि ये इस तरह के लोग उन्होंने रेडिकलाइज करने वाले, इंडोक्ट्रिनेट करने वाले ऐसे लोग वो पैदा करते रहे। अब मोहम्मद सामी जो है, उसकी ये दोनों इस्लामिक स्टेट के लिंक्स के कारण अंदर है। अजीमुशान जो है, ये अर्धकुंभ जो हरिद्वार में है, ये उसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था। 2016 में इसको उस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इनको भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, मास कैजुअल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पिछला कुंभ इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ भी ऐसी योजनाएं थीं जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बस्ट कर दिया। वहाँ पूरी पाइपलाइन को ही जहर में डाल, उसको पॉइजनिंग का। अब होता क्या है साहब कि ये जो अजीमुशान और मोहम्मद सामी जो कि इस्लामिक स्टेट से वास्ता रखते थे, एक वहाँ पे अंडर ट्रायल है जिसका नाम है शोएब।
शोएब को बलात्कार के जुर्म में पुलिस ने पकड़ा था और वो बहुत ही हीनियस, दर्दनाक, घिनौना बलात्कार था। उसने उस युवती का बलात्कार ही नहीं किया था, उसके बच्चों को भी मार डाला था। अब ये अज़ीम शान और ये मोहम्मद सामी इसको इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू किया, इस क्रिमिनल को, इस क्रिमिनल को इंडोक्ट्रिनेट किया। और आप अगर मोहम्मद सामी की तमाम अगर राइटिंग्स और उसकी स्पीचेस देखें तो वो यही कहता है कि कौन कहता है कि अमेरिका तुम्हारे खिलाफ, वो अमेरिका की क्या औकात है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सके। अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी न कोई ले सकता है न दे सकता है। सैयद अहमद बरेलवी कुर्बान हुए, दहलवी कुर्बान हुए, वो सब किसी पर्पस के लिए कुर्बान हुए। वो एक शख्स थे जिसका नाम लिया है 18 नाना कुछ ऐसे करके है कि वो 1857 में वो बच गए, अल्लाह ने उनको बचा के रखा क्योंकि उनसे वो देवबंद की स्थापना करवाना चाहते थे। अब एक क्रिमिनल को आप इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट उसने करना शुरू किया। उन्होंने फिर प्लान बनाया कि वहाँ पे तीन हिंदू लड़के, वहाँ पे दिल्ली राइट्स के बाद वहाँ पे सजा, मतलब उनको वो हिरासत में है, तिहाड़ जेल में है। कहा कि इन तीनों को मारना है। इन्होंने दिल्ली दंगों में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत जुल्म किया, इसलिए इसको मारना है। तो फिर उन्होंने तरतीब बनाई और तरतीब बनाया, इसको शोएब को बोला कि तुम एक काम करो, तुम मरकरी ले आओ, मरकरी का इंतज़ाम करो। और उसने फिर फ़ोन किया, वो बाहर में अपने एक मित्र से कांटेक्ट किया जिसका नाम था असलम। असलम को बोला कि जितने तुम हो सकता है ये थर्मोमीटर्स खरीदो। और उसने ढेर सारा मरकरी एक परफ्यूम की शीशी में उसने इकट्ठा किया। जैसे ही वो लाने वाला था अंदर तिहाड़ जेल के, पुलिस ने उसको दबोच दिया क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन था वो मॉनिटर हो रहा था। तो आप देखिए कि क्या है ये जिहादी सोच। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हर मुस्लिम क्रिमिनल जिहादी है और हर जिहादी क्रिमिनल है। अज़ीम शाह जिसका मैंने नाम लिया, वो केवल एक इस्लामिक स्टेट कोऑपरेटिव नहीं है, बेसिकली इज ए क्रिमिनल। और 1400 साल से यही कहानी रही है। अज़ीम शान जिसका मैंने कहा वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो ये कोई ये बात ना कहे कि पढ़ाई लिखाई से 90% बट एक अमेरिकन स्टडी के ना 70% ऑफ द जिहादीज, ग्लोबल जिहादीज आर, जो यूरोप और वेस्ट में जो एक्टिव हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इस बात को ये 1400 साल से यही हकीकत है। तो आप अगर इस तथ्य से अगर आप भागना चाहो या नज़रअंदाज करना चाहो तो वो आपका अपना चश्मा है और वो चश्मा आपको मुबारक हो। तो मैंने आपको मैंने इसीलिए कहा, ये देखिए कि एवरी मुस्लिम क्रिमिनल इज अ जिहादी एंड एवरी जिहादी इज अ क्रिमिनल। तो ये एक आप तीसरी ये चीज देखो कि ये कैसे बढ़ावा देते हैं। ये नहीं है कि ये विदेशी राजदूत के पास चला गया, चाइनीज राजदूत से यही कहने गया होगा कि भाई हमको मदद करो, कुछ ऐसा ठोको भारत को कि मतलब ह्यूमिलिएट हो जाए मोदी साहब और फिर हमारी गद्दी, यही कहने गया होगा। विदेशी महिला वहां पे जा रही, वो MOU में क्या साइन कर रहा है।
आप लोगों के, हम लोगों सब के तरफ से सरकार को मजबूर कर देना चाहिए था कि या तो इस विदेशी महिला को हिरासत में लो और या नहीं तो उसके कंटेंट जो है एमओयू का वो पब्लिक किया जाए। किसको डर है इसका? क्या न्यायपालिका को डर है? अगर मैं और आप अगर यही काम कर रहे होते तो हम तिहाड़ के अंदर होते, और जो अच्छे पराठे आज सुबह साहब ने खिलाए वो भी नसीब नहीं होता हमको। तो कम से कम मैं ये बार बार, मैं जहां तक मेरी क्षमता है, जो मेरी औकात है, मैं टेलीविजन डिबेट्स में ये बातें उठाता हूं, लेकिन पता नहीं। दूसरी बात, अभी बाटला हाउस एनकाउंटर के मुख्य आरोपी आरिस खान को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनाते समय जो जज जो थे, उनका नाम शायद संदीप यादव था, उन्होंने एक बात कही कि ये ट्रेंड क्रिमिनल है। जज साहब से मेरे थोड़े डिफरेंसेस हैं इस डेफिनेशन से, इस ऑब्जर्वेशन से। वो क्रिमिनल नहीं, वो ट्रेंड जिहादी है। और फिर यहीं ये फर्क आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का। हमारी जो न्यायपालिका है वो लॉ एंड ऑर्डर की समझ, क्योंकि कानून जो हमारे कानूनी प्रोविजंस जो हैं अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हैं, वो उस फैसेट को तो ये पहचान जाते हैं, उसके प्रति ये संवेदनशील है। लेकिन लॉ, कानून और व्यवस्था और इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत फर्क होता है। मैंने आपको कश्मीर के आईजीपी का उदाहरण दिया, और हर जिहादी का यही ये होता है। हर जिहादी का, हुर्रियत क्या कर रही थी? वो पूरे जिहाद जो पाकिस्तान के द्वारा संचालित जिहाद थी, उसको कानून और व्यवस्था का वो रंग देना चाहती थी। उसी तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ उस समय कई पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, सबने कहा ये हुआ ही नहीं था साहब। 13 सितंबर 2008 की बात है ये। दिल्ली में 40 लोग मारे गए थे, 159 लोग घायल हुए थे। हम क्या गलती करते हैं कि मरने वालों की संख्या पे हम जोर डालते हैं, लेकिन घायल होना उससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक होता है। आप जब घायल होते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी आप या तो अपाहिज होते हैं, अगर आप बच भी निकले तो आप वो दिल से अपाहिज हो जाते हैं, वो दर्द कहीं नहीं जाता है। तो ये 159 को ऐसे नज़रअंदाज ना किया जाए। और कैजुअल्टीज़ की जब हम गणना करते हैं तो इससे जान लीजिए कि अपाहिज होना वो कहीं ज़्यादा दर्दनाक है मौत से। तो जहाँ 40 लोग मारे गए हों, 159 घायल हुए हों, उसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर ये फॉल्स था। ये तमाम पार्टियां, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सामने इन्होंने वो धरना दिया था कि ये गलत है। और अगर मैं ये कहूं कि शाहीन बाग की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी, वहां पर जिस दिन ये पार्टियां वहां पे इकट्ठी की थी। ये सब पाकिस्तान परस्त पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान परस्त पॉलिटिशियन है। मुझे वो दौर भी याद है। पुष्पेंद्र जी ने तो बहुत साल काम किया है पाकिस्तान में। हमारा बिहार का मुख्यमंत्री जाता था पाकिस्तान, और वहाँ जाके वो कहता था
वहाँ से लौट के कि मेरा एक सेमिनार कराओ। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक गॉड ब्लेस हिज सोल एक गुप्ता था बिहार का, ही वॉज ए लेफ्टिस्ट, और सारे लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल होते हैं, आपको मालूम। तो किया था उसने, और वो राजनेता अपने चुनाव में ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक को लेके घूमता था। ओसामा बिन लादेन का, और उसको लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, 500 रुपये उसको देते थे डेली। वो ओसामा बिन तरह के वो दिखता था, उसको ऐसे उसकी वेशभूषा भी ऐसी बना देते थे। तो जब तक आपको मालूम नहीं है कि हमारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये मानसिकता है, आप कभी ये रिस्क नहीं लेंगे। तो देवियों और सज्जनों, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये सारी फोर्सेस जो हैं ये आज दबी हुई हैं। अभी हाँ, तो मैं कह रहा था बाटला हाउस एनकाउंटर का, कि जब ये फांसी की सज़ा मिली तो आपने देखा ये उसका एक नुमाइंदा सादिक वो भाग निकला था बाटला हाउस से, और वो जाके इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया था। 22 मिनट का उसने एक वीडियो भेजा सादिक ने, और जब ये वीडियो सामने आया तो ये आपके संदीप दीक्षित ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैं विश्वास नहीं करता। उसने बोला, दिग्विजय सिंह ने, सादिक और नो सादिक, आई डोंट बिलीव इट। सलमान खुर्शीद ने बोला कि विदेशी माता बहुत रोई थी। ठीक है, तो अगर आपके ये अप्रोच है तो आप कितना, जिसको मैं थर्ड फ्रंट बोलता हूं, इस थर्ड फ्रंट के सबसे बड़े इसके रहनुमा कौन है? इसके रहनुमा है पाकिस्तान परस्त और चीन परस्त पॉलिटिशियंस। और आपको मैं फिर बता दूं, मैंने अपनी किताब लिखी है ये नो द एंटी नेशनल्स। इस किताब में मैंने इन सारे ताकतों के बारे में लिखा है, और ये ताकतें किस तरह से यहाँ पर उन्होंने प्रॉक्सीज इकट्ठा कर रखे हैं। आपकी क्या इन्फ्लुएंस है चाइना के अंदर में? डू यू हैव एनी इन्फ्लुएंस? कैन यू क्रिएट अ थर्ड फ्रंट? अरे आपका तो इन्फ्लुएंस यहां तक है कि आप तिब्बत को तिब्बत बोलने के लिए तैयार हो। दलाई लामा को आपने शरण दे रखा है यहां पे, उसको, और तिब्बत को तिब्बत बोलने के लिए तैयार नहीं। आपकी तो ये संजीदगी है कि 500,000 कश्मीरी हिंदूज अपने घर से बेघर हो गए। फिर भी, और मैं फौज में था उस समय, और मुझे ये बात, मैं अपने हमारे जो कलीग्स थे उनसे बात करते, मैं कहता था ऐसा लग रहा है जैसे किसी को देश में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कहता है कि मुझे हुक्म नहीं था। अरे तुम अगर उस रात को जब वो मस्जिदों से आवाहन दिए जा रहे थे, जब रेप हो रहा था, अगर तुम अपने बैरक्स में बैठे हुए अगर तुम ये कहते हो कि हम नहीं बचा सकते थे इनको, अपने लोगों को, तो तुमको खुद को गोली मार लेना चाहिए था। ये देश रहेगा तो वो रहेगा, ये देश रहेगा तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और ये देश रहेगा तब तुम्हारे दुश्मन होंगे पाकिस्तान और चाइना। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो तुम क्या कहाँ का तनख्वाह लोगे और कौन सी गोली चलाओगे और किसके खिलाफ चलाओगे? Every local commander given a situation like this should have the guts, the courage and the character to respond. क्या मतलब है साहब? वही हालत होगा कि सोवियत यूनियन में टैंक्स और इतने 10,000 आर्टिलरी गन्स, हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स, स्पेस पावर, न्यूक्लियर सबमरीन, क्या क्या एटसेट्रा एटसेट्रा, और कोलैप्स कर गया बिकॉज द थर्ड फ्रंट जो था वो वीक हो गया। द थर्ड फ्रंट कोलैप्स्ड। और इसीलिए इसी के तहत
हम आपके पास आए हैं। मेरी जब ये बुक रिलीज हो रही थी, ये 24 फरवरी को ये बुक रिलीज हुआ था। उस प्रोग्राम का संचालन आदरणीय पुष्पेंद्र जी कर रहे थे। उसके 2 दिन के बाद एक हमारे जो उसमें प्रमुख डिस्कसेंट थे सुशील पंडित जी, उनके हत्या के साजिश में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम था सुखविंदर और दूसरा का नाम था लखन। सुखविंदर की उम्र 25 साल और लखन की उम्र कोई 20 साल। पुलिस ट्रैक कर रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उम्र की बात करें तो उसी समय एक बंगलुरु की एक लड़की, दिशा रवि नाम था उसका, उसको सरकार ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक पुलिस ऑफिसर, बड़े जाने माने पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड रिबेरो साहब, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, अ विस्प ऑफ अ गर्ल ऑफ 21 गोइंग ऑन 22, यानी कि एक नाजुक, एक भोली भाली, एक 21 साल की लड़की। साहब ये सेंटिमेंट्स जो है ये सुखविंदर और लखन तक क्यों नहीं एक्सटेंड होता है? उस देशद्रोह का काम इन्होंने भी किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको अंधा मत लीजिएगा, लेकिन ये है एक भारत की सोच। भारत की सोच है कि अंदर करो उसको राष्ट्रद्रोह के मामले में, और इंडिया की सोच है फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो साहब ये मेरी अपनी ये राय है कि भारत के कंधे पर इंडिया ने बहुत मजे लूट लिए। भारत के कंधे पर इंडिया ने बहुत मजे लूट लिए हैं। ठीक है ना? और आखिर ये लोग मारना क्यों चाहते थे? ये मारना क्यों चाहते थे, इस बात का आप लोग विश्लेषण कीजिए। वो इसलिए मारना चाहते थे कि सुशील पंडित कौल साहब, जो सबसे प्रचंड आवाज थी कश्मीरी हिंदूज की, विस्थापित कश्मीरी हिंदूज की वो सबसे प्रखर आवाज थी, उसको ये साइलेंस करना चाहते थे। और बहुत दिन से पाकिस्तान इस मुहिम में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो जिहाद का आर्क है उसको बढ़ाया जाए और पंजाब तक उसको ले जाया जाए। तभी आपने देखा होगा कि दीनानगर में हमला हुआ था, एक एसपी को मारा था, और उसके बाद वो पठानकोट एयरबेस का हमला, और जो 9 नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, 183 किलोमीटर्स आउट ऑफ 600 समथिंग इज इन पंजाब, उस सेगमेंट में कई अटैक्स हुए हैं ताकि ये बढ़ता जाए, जो आर्क जो है जिहाद का वो बढ़ता जाए। अब अमरिंदर सिंह ने खुद कहा कि किसान आंदोलन के समय में जो ड्रोन के द्वारा जो सप्लाईज हुए हैं आर्म्स से पाकिस्तान में, उसमें कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उसमें, और उसके ड्रग स्मगलिंग में। तो ये खालिस्तान और जिहादियों को इंटीग्रेट करने की ये बहुत, तभी तो मैं कहा कि जब से मोदी साहब आए हैं ये सारी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। पंजाब के कई यूनिवर्सिटीज़ में, चंडीगढ़ पटियाला में ये लड़के कश्मीर के आते हैं, वहाँ उसको अपना बेस बनाकर वो ऑपरेशंस करते हैं। कई लश्कर तोयबा के मेंबर हैं, आजकल उसको रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं, कोई जैश मोहम्मद का है, वो जाके वहाँ पे ऑपरेशंस में पार्ट लेते, कई मारे गए, कई लौट के, और ऐसे मतलब वो इसको अपना बेस बना के इस्तेमाल करते हैं। डीजीपी जेएन के दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीरी लड़के बिहार से जाके आर्म्स प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो ये इलीगल जो आर्म्स मैन्युफैक्चर होते हैं इससे। तो सुशील पंडित को इसलिए मारने की कोशिश की
एक खालिस्तानियों के द्वारा, क्योंकि सुशील पंडित एक प्रखर आवाज़ है कश्मीरी हिंदूज़ का। और अभी वहाँ पे जो नया डोमिसाइल एक्ट हुआ है उसमें कुछ लोग, सितंबर तक शायद 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 17 लाख को मिल गया है। तो अभी वो आपका जो कृष्णा ढाबा है और उसमें हमला हुआ। और ताजुब की बात देखिए, कृष्णा ढाबा का जो मेहरा उसका नाम था, वहाँ पर UNMO का ऑफिस है, वहाँ पे चीफ जस्टिस का ये है, आपके 15 हेडक्वार्टर वहाँ के आसपास, उसके बिल्कुल समीप है उसके, वहाँ पर इसका हमला किया गया कि तुम अगर यहाँ पर तुमने सिटीजनशिप लेने की कोशिश की तो तुम्हारा ये हाल होगा। और जो मैंने शोपियां का जो इनकाउंटर का भी मैंने जिक्र किया था आपको, उसमें कौन थे साहब? एक भट्ट था, एक मलिक था और एक वानी था। अब ये तीनों टाइटल कॉमन, इज कॉमन बिटवीन हिंदूज एंड मुसलमान। तो ये कौन सी ये मजहब है कि आदमी धर्म से मजहब की तरफ जाता है और वो दरिंदा बन जाता है। और B.R. अम्बेडकर वो कहा करते थे, उनकी लिखी हुई ये बात है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि गुजरात का मुसलमान गुजराती की तरह बोलता है और पहनता है और उसके मतलब वो संस्कृति उसकी एक है, या कश्मीर का मुसलमान और कश्मीर की इस गलत फहमी में मत रहो। वो ये नहीं, वो आपसे आपके एफिनिटी के कारण वो ऐसा नहीं करता है, वो इसलिए करता है, वो कहता है कि किसी कारणवश ये कन्वर्जन प्रोसेस रुक गया था और जब समय आएगा तो ये पूरा होगा। तो 1400 साल से यही कहानी है। तो मैंने आपको आज बताया बाटला हाउस एनकाउंटर, खालिस्तान और इसकी गठजोड़, जो अभी जो करंट टॉपिक्स है उसको मैं कवर करने की मैंने कोशिश की, और ये भी आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो पूरे एंटी इंडिया फोर्सेस ने किस तरीके से गठजोड़ बनाया हुआ है और कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।